नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिसंबर की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की एक के बाद एक उड़ानें रद्द हुई, जिसके कारण यात्रियों में हाहाकार मच गया। विमानन क्षेत्र में इससे पहले इतनी बड़ी क्राइसिस देखने को शायद ही कभी मिली थी। बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने के कारण लाखों यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई घंटों तक यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। कई एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर देखने को मिले। अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। इस बीच इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों के लिए खास ऐलान किया है। इंडिगो की ओर से एक मुआवजे का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिगो ने इस बात की जानकारी दी है। इंडिगो की ओर से बताया गया है कि 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर्स कुछ एयरपोर्ट्स पर कई घंटों तक फंसे रहे और उनमें से कई पर भीड़ की वजह से बहुत बुरा असर भी पड़ा। हम ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर्स को 10,000 के ट्रैवल वाउचर देंगे। इन ट्रैवल वाउचर्स का इस्तेमाल अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। बयान में कहा गया कि ये मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है, जिसके अनुसार इंडिगो उन यात्रियों को उड़ान के ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 से 10,000 का मुआवजा देगा जिनकी उड़ानें डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई थी। का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। आपको बता दें कि इंडिगो क्राइसिस के बाद ये मुआवजे का ऐलान यहाँ पर किया गया है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन वंदे मातरम पर बहस गरमाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व पीएम को बदनाम करने का नहीं, लेकिन इतिहास को रिकॉर्ड पर रखना जरूरी है। नड्डा ने आगे कहा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के सरदार नेहरू ही थे, इसलिए जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से श्रेय लेते हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी भी लेनी होगी। नड्डा ने कहा कि कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक हुई और उसने एआईसीसी के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया था कि कमेटी हमारे मुस्लिम दोस्तों द्वारा गाने के कुछ हिस्सों पर उठाई गई आपत्तियों को सही मानती है। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं। इसी जवाब से देश में इसी जवाब से let him complete his speech. We will go through that. Why you are disturbing him so much? If you are disturbing, we are already running late. Please don't disturb him. He's disturbing. I'm correcting. इसी जवाब से देश में आम लोगों को यह पहली बार पता चला कि भारत सरकार की कैबिनेट, जिसके मुखिया नेहरू थे, संविधान सभा के बाहर अस्थायी रूप से जनगण मन को भारत का नेशनल एंथम बनाने का निर्णय ले चुके। तो बरेली में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और उनके आगमन के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज होंगे नाथ नगरी बरेली में। इंतजाम बड़े चौकस किए गए हैं। चौराहों पर खुद एसपी ट्रैफिक उतर गए हैं।
डीएम और कप्तान ने अपने आप कमान पूरे अपने हाथ में ले ली है। सर्किट हाउस में 1 घंटे वो पदाधिकारियों के साथ और समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें एसआईआर की सारी बातें पूछी जाएंगी। किस तरीके से एसआईआर हो रही है उस पर चर्चाएं होने का पूरा लग रहा है कि उस पर चर्चाएं होंगी। और आदित्यनाथ जी 1 घंटे की जो मीटिंग लेंगे उस मीटिंग में बहुत कड़े फैसले भी होने, क्योंकि बरेली एक संवेदनशील शहर है। इससे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ कुछ उत्पात करने की कोशिश की गई, जिन्हें सख्ती से योगी आदित्यनाथ जी ने निपटा। आज वो आकर क्या दिशा निर्देश देके जाते हैं अधिकारियों को, क्या दिशा निर्देश देते हैं वो अपने पार्टी के नेताओं को, साथ में वो आज जो आ रहे हैं वो और पूर्व बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी के सुपुत्र के विवाह सम्मेलन में आ रहे हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बरेली के लिए वो क्या कोई सौगात देंगे, कोई योजनाएं बताएंगे या अपने अधिकारियों को क्या निर्देश देंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक एक चीजों पर हमारी नजर रहेगी। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। वहीं सीएम नीतीश कुमार में केसरिया में निरीक्षण किया तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार पद संभालने के बाद पहली बार पूर्वी चंपारण पहुंचे। उन्होंने जिले में पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जीविका समूह की महिलाओं से संवाद कर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि से शुरू किए गए उनके रोजगार के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम ने करीब 17.5 करोड़ रुपए की लागत से केसरिया बौद्ध स्तूप परिसर में निर्माणाधीन कैफेटेरिया का भी जायजा लिया, जो पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने राजपुर में निर्माणाधीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राजपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का आंकलन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य विद्यालय केसरिया परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर छात्राओं से शिक्षा एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इधर आशा कार्यकर्ताओं और जीविका समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद दोनों भाई भारत से फरार होकर थाईलैंड पहुंच गए थे। गोवा सरकार ने अग्निकांड के तुरंत बाद लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही सहित कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाई पुलिस ने आज सुबह भारत सरकार को लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन साझा की। इसके बाद भारत सरकार ने तेजी दिखाते हुए दोनों भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए। पासपोर्ट रद्द होने के कुछ ही देर बाद थाई पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और अब उन्हें लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। अनुमान है कि दोनों को जल्द भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। पुलिस जांच में पता चला है कि जब दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर रहे थे। दोनों सुबह करीब 5 बजे भारत से भाग गए थे। अग्निकांड के बाद से ही गोवा पुलिस और प्रशासन सक्रिय है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक हाई लेवल मीटिंग कर कई सख्त निर्देश दिए थे। तो जिला प्रशासन ने नाइट क्लब, होटलों और पर्यटक स्थलों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा लूथरा ब्रदर्स के एक अन्य क्लब को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि अंतरिक्ष की दुनिया में नई पहचान के लिए भारत अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बड़े और साहसिक सपने देख रहा है। बुधवार को इंडियन सेंटर फॉर स्पेस फिजिक्स द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में शुभांशु शुक्ला ने कहा कि 2040 तक चांद पर मनुष्य भेजने की दिशा में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक देश के तौर पर भारत ने स्पेस साइंस में कुछ बड़े और बोल्ड लक्ष्य तय किए हैं। इनमें गगनयान मिशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना और चांद पर मनुष्य को भेजना शामिल है। मिशन की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर शुभांशु शुक्ला ने कहा कि स्पेस मिशन बहुत मुश्किल होते हैं, अभी कोई पक्की तारीख बताना मुश्किल है। हालांकि 2040 को लक्ष्य मानकर काम आगे बढ़ रहा है। अभी जो टेस्ट मिशन चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस के आधार पर आखिरी तारीख तय की जाएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। Professor was mentioning that Wing Commander Rakesh Sharma has also been here. He was the first Indian astronaut to go to space. He went in 1984, and I'm sure not a lot of you would have been around when he went to space. Even I was not around. I was also born in 1985. So I did not see that happen. But we were very excited. We heard about his stories. We heard about him. But what was being mentioned, the follow-up of that mission, there was not a human space program with our country at that point of time. So we had to wait 41 years when I went again this year in June. And
carried her flag to the International Space Station for the first time. And what was very heartening to me, when I was interacting with our Honorable Prime Minister from the space station, for the first time ever, Hindi was being used on the International Space Station. उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार से दूर है। विधानसभा चुनाव के बाद घर में ऐसा विवाद हुआ कि उन्होंने राबड़ी आवास को छोड़ दिया। कई आरोप उन्होंने लगाए थे। 11 दिसंबर को एक बार फिर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनज़र अपर्याप्त है। सरकार और समाज का ये प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनज़र ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट के माध्यम से कुछ कहा हो। परिवार में हुए विवाद के बाद भले वो राबड़ी आवाज़ से दूर हो गई, लेकिन एक्स के जरिए अपनी आवाज़ उठाती रही है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवाज़ को खाली करने वाले नोटिस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। लिखा था, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसके बाद एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। बेटियों के सशक्तिकरण पर सवाल उठाती हुई रोहिणी आचार्य अपने इस पोस्ट के माध्यम से नजर आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। 2 पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर ने आज सुनाए अपने फैसले में आजम खान को दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2017 के चुनावी अभियान के दौरान आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इस बयान के आधार पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाया है और आजम खान को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस आधार पर आजम खान को किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया गया और उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त किया गया। हालांकि आजम खान इस समय 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद है। आज नए फैसले के बाद उनके समर्थकों में राहत की भावना देखी जा रही है। फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। पुलिस बल तैनात था और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आजम खान के पक्ष में फैसला आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। तो 8 साल पुराने मामले में आजम खान को दोषमुक्त कर दिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए। इरशाद, जिस तरीके से आजम खान को ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, किस नज़रिए से देखा जा रहा है? 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। हाँ साहिल, मैं आपको बता दूं, ये वर्ष 2017 का चुनावी जो समय चल रहा था उसके दौरान का ये पूरा मामला है। इसमें आजम खान पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इस बयान के आधार पर भाजपा नेता जो सक्सेना है उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था और 8 वर्षों के बाद जो 8 वर्ष से जो सुनवाई चल रही थी उसका निर्णय आ गया है। तो आजम खान के जो समर्थक हैं उनमें काफी खुशी देखी जा रही है, रिलीफ मान रहे हैं वो लोग और उनका साफ तौर पर कहना है क्या उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय की तरफ से जो भी आदेश होता है उसका वो सब सम्मान करते हैं और जो समाजवादी पार्टी के उनके समर्थक हैं उनमें काफी जगह जो है खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। और साहिल, हालांकि मैं आपको यही बता दूं, वो 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए गए थे और वो अभी रामपुर की जेल में बंद है और आज नए फैसले के बाद उनके समर्थकों की राहत भावना देखी जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं साहिल, क्योंकि आजम खान एक बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं और जिस तरीके से वो 2 पैन कार्ड मामलों में वो अभी रामपुर जेल में है और जैसे ये एक फैसला आया उन्हें दोष मुक्त किया गया है, तो इसमें स्पष्ट ये बताया गया है क्या जो तथ्य थे वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से जो है उस मामले में जो है उन्हें दोष मुक्त साहिल कर दिया है। और काफी सारी चर्चाएं क्षेत्र में ये भी है साहिल, जिस तरीके से आजम खान एक अपने आप में एक बड़ी प्रोफाइल है, समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम हिस्सा उन्हें माना जाता है क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह जो रहे उनके साथ से काफी समय उनके साथ उन्होंने वर्क किया और अब अखिलेश यादव जो हमारे
पूर्व सीएम भी रहे, तो उनके देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजम खान को पार्टी इसके हिसाब से बहुत बड़ा लीडर माना जाता है, जनता भी उन्हें मानती है और मुस्लिम समाज को साहिल वो साधने में काफी मदद समाजवादी पार्टी करते हैं। तो जिस तरीके से ये एक फैसला आया है, उन्हें मुक्त किया गया है, इससे मतलब मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से फैसला है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लीडर है, अच्छे लीडर और भी हैं, छोटे से बड़े लीडर सब है उसमें, तो वो सब लोगों का साफ तौर पर कहना है क्या न्यायालय ने जो भी जो देश मुक्त उन्हें किया है तो वो अच्छा ये है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं। सब लोग प्रॉपर जो है, कहीं कोई किसी से इस चीज को शेयर कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है बराबर। क्या आजम खान को जो 8 साल इस सुनवाई के बाद दोष मुक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो न्यायालय के प्रति जो है ना लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ा है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है क्या न्यायालय का जो भी फैसला आया है हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साहिल कई सारे सवाल और भी हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए भी एक वो है, क्योंकि जैसे मुकदमा जो सक्सेना है उन्होंने पहले भी मुकदमा कराया था और वो पैन कार्ड का भी उन्होंने ही मुकदमा कराया था, तो उसको लेकर जो है काफी चर्चाएं जो है वो आजम खान को लेकर जो है तेज हो गई है और राजनीतिक जो गलियारे उनमें हलचल मची हुई है। क्या जो अभी पीछे पैन कार्ड के मामले में वो जेल गए थे, अभी मुकदमा जो है इसे जिसमें जो है दोष मुक्त कर दिया गया, तो लोग उम्मीद ये भी जता रहे न्यायालय से क्या जो भी होगा वो सही होगा और बिल्कुल सटीक होगा। जी साहिल। बिल्कुल। और इरशाद, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं उनके बीच और जो आजम खान की एक छवि रही है, काफ़ी लंबा राजनीतिक सफ़र उन्होंने तय किया है और ऐसे में उनकी छवि पर भी इस फैसले का असर ज़रूर होगा, क्योंकि सेना पर अभद्र टिप्पणी करने का ये पूरा मामला था और सेना पर विवादित बयान देने का ये पूरा मामला था। वैसे में सेना के सेंटिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर की जनता के साथ जुड़े होते हैं और ऐसे में इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल जाना कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी प्रभाव ज़रूर डालेगा। हाँ साहिल, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान ने जैसे बताया जो आरोप था, क्या सेना के प्रति एक बयान उन्होंने दिया था चुनाव के समय, लेकिन अगर कोर्ट ने उस चीज को जो है उन्हें दोष मुक्त किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन न्यायालय का जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है क्या उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये न्यायालय के प्रति भी लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। और उनका साफ तौर पर जो इनके समर्थक है उन्होंने कहा तो क्या बिल्कुल भाई न्यायालय का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। और समर्थक ये स्पष्ट समर्थकों ने कर दिया है क्या आजम खान के जो वो मुकदमे जो लगे हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उसमें रिलीफ उन्हें मिलेगा और जो कोर्ट के जो भी आदेश होगा न्यायालय का वो सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और उन्होंने साहिल ये भी, क्योंकि आजम खान कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, साहिल बड़ा प्रोफाइल उनका कहा है और बीच में ये भी उनके चर्चाएं चली थी क्या वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वो समाजवादी के लीडर थे, एक वरिष्ठ लीडर समाजवादी के माने जाते हैं और काफी लंबा उनका जो मैं कहूँगा क्या जो उनका वो रहा है तो काफी लंबा समय उन्होंने राजनीति में अपना दिया है और आज भी उनके नाम को ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। साहिल, चलिए इरशाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रामपुर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आजम खान को दोष मुक्त करार दे दिया है। 8 साल पुराने मामले में क्लीन चिट आजम खान को मिल गई है। तो सेना पर विवादित टिप्पणी करने का ये पूरा मामला था जिसमें अब आजम खान दोष मुक्त हो गए हैं। वहीं बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल वृंदावन में श्री राधे हित केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से एकांकित वार्तालाप में मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्म से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। संत महाराज को 2 भजन भी सुनाए। भजन सुनने के बाद संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप ऐसे ही मुस्कुराहट बांटते रहिए। जुबिन नौटियाल ने संत प्रेमानंद को राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन सुनाया तो संत एकाग्र भाव से सुनते रहे। भजन पूरा होते ही मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सुंदर, मेरा आशीर्वाद है, आप ऐसे ही गाते रहिए, सबकी मुस्कुराहट का कारण बनते रहिए। संत के आशीर्वाद से जुबिन और उनके परिजन खुश हो उठे। जुबिन और परिजनों ने श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। पुजारियों ने उनके गले में राधा कृष्ण की पट्टिका पहनाई। राधा वल्लभ मंदिर और राधा रमण मंदिर भी वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 30 मिनट बिताए। उधर डिजिटल दौर में अपनी पहचान के अनाधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी
और पब्लिसिटी राइट्स की व्यापक कानूनी सुरक्षा की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की। ये मामला दिखाता है कि किस तरह तेजी से बदलते ऑनलाइन वातावरण में सेलिब्रिटीज अपनी तस्वीरों और पहचान के दुरुपयोग से लड़ने के लिए अदालतों का सहारा ले रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया कि अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को वो एक शिकायत के रूप में ले और नियमों के अनुसार 3 दिनों के अंदर कार्रवाई करें। सलमान खान के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि एप्पल ने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इजाज़त दे रखी है जो अभिनेता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही उन्होंने AI चैटबॉक्स और मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐसे कंटेंट का भी उल्लेख किया जो गलत तरीके से सलमान खान के नाम और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दिल्ली, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में जमकर ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्तमान में ठंड और शुष्क मौसम है, जिसमें सुबह के समय कोहरा और कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय धुंधला मौसम रहने का अनुमान है, जिसमें हल्की हवाएं चलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा रहने की संभावना है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और कई ऊपरी इलाकों में हाल ही में बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम ठंडा रहेगा और कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार देखने को मिल रहा है कि सुबह धुंध और शाम को भी शीतलहर चलने लगी है। तो अपनी कई मांगों को लेकर फरीदाबाद के बादशाह अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टर्स ये हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन था, जिसके चलते फरीदाबाद में नवनियुक्त जिला उपायुक्त के निर्देश पर बड़खल के SDM त्रिलोक चंद अस्पताल में जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले की ही तरह सुचारू रूप से OPD चल रही है। अस्पताल में हड़ताल का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा प्रशासन काम कर रहा है। CMO साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी सुबह से ये दूसरी तीसरी विजिट है, क्योंकि मेरा तो कार्यालय भी नज़दीक है, तो लगातार हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अगर डॉक्टर कम हैं तो हम बाहर से भी अरेंज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पूरे फरीदाबाद जिले में फील्ड के भी डॉक्टर मिला करके 141 की स्ट्रेंथ है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए थे? जीवन नगर कोची। कोची से आए हो? क्या हुआ है? इन्हें दिखाने के लिए आए थे? डॉक्टर मिले? इलाज में कोई दिक्कत आई? बता रहे थे हड़ताल है यहाँ पर। आज ही आए। आज आए तो डॉक्टर मिले आपको? कोई परेशानी नहीं हुई ना? जैसे डॉक्टर देखते हैं बैठते हैं वैसे ही बैठे? देखिए, जो हड़ताल का कॉल किया गया था उसमें अब एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया गया है, तो उसके कारण सभी जो डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर HCMS ग्रुप A में सर्विसेज देते हैं उसमें से रिजॉइन कर रहे हैं। 2 डॉक्टर्स ने अभी सुबह रिजॉइन कर लिया है, तो स्ट्राइकिंग डॉक्टर जो है इस समय पे 6। वहीं फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पिंटू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या किया वो तो रिपोर्ट में था, चल जाएगी। दुष्कर्म किए उसके बाद में उसको जान से मार। कौन था वो बंदा?
अब ये बंदा तो सर मतलब आप जानते थे क्या उसको, मतलब इसकी मम्मी जानती थी, बच्ची की मम्मी वगैरह? मम्मी पापा इनको जानते हैं, उनको जानते थे। मैं बच्चे को खिलाता विलाता था। बच्चे के जैसे बच्चे तो होते ही हैं। जी जी, दे दिया, कोई बिस्कुट दे दिए तो बच्चे तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कल कितने बजे से गायब थी बच्ची? 4:30 बजे से। 4:30 बजे से। अच्छा, जो बच्ची को बरामद जो पुलिस ने किया है, कैसी हालात थी उसकी, कुछ अभी सर हम लोग वहाँ पर मौजूद नहीं देखे हैं, वो पुलिस ने ही बरामद किया है। किस पोजीशन में बरामद किया है वो अपना पुलिस ही इतना बताएंगे डिटेल। अभी बच्ची को कहीं खाने पिलाने के लिए लेकर गया था? हाँ, वो खिलाता पिलाता था, किन के ले आता था, खिलाता था पिलाता था, तीनों बच्चा के ले जाता था, और वो एक रूम में उसको भी खिलाता था पिलाता था। हाँ, बच्चे को तो आप लोग कहाँ थे उस दौरान जब ये हुआ? जब मेरा हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके सोए थे, मैं वो लोग को खिला पिला के स्कूल से आया, खिलाया पिलाया हूँ। थाने में शिकायत दी कि उसकी 5 साल की बेटी को कल शाम 4:30 बजे से जो है एक लड़का है जो पिंटू नाम बताया उसका, FIR में बाइक नेम दर्ज है, और उसको लेके गया है। उसने कहीं फुटेज में देखा है और उसको तलाश कर रहा है उसकी। उसे डाउट है कि वो उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है। तो थाना पल्ला की टीम और क्राइम ब्रांच बॉर्डर दोनों की टीम जो है उन्होंने फौरी जो है उसको काबू किया, पिंटू को, और पिंटू की निशानदेही पर लड़की को जो है मरता अवस्था में हरकेश नगर जो है कुत्ता फार्म के पास है झाड़ियों से बरामद किया है। वहीं फरीदाबाद के गवर्नमेंट ITI में छात्र छात्राओं को एड्स और नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों ने छात्रों को विस्तार से एड्स और नशे के प्रति जागरूक किया और बताया कि एड्स की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। वहीं युवाओं को विभिन्न प्रकार के नशे के सेवन से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किस प्रकार अगर कोई नशे का आदी हो जाता है तो उसकी आदत को कैसे छुड़ाया जा सकता है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी कहा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसको वो अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा करेंगे। वहीं अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर आपको बता दें कि बिजली बिल को लेकर स्मार्ट मीटर योजना व बीज विधेयक 2025 का गांव स्तर पर प्रतियां जलाकर किसानों ने विरोध किया है। किसान सभा हरियाणा के जिला प्रधान जनरैल सिंह सागवान व सचिव महिपाल चमरौली ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर को कभी भी प्रीपेड में बदला जा सकता है। अग्रिम भुगतान की राशि खत्म होते ही तुरंत बिजली कट जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद टाइम ऑफ डे यानी कि TOD प्रणाली लागू हो जाएगी, जिसके अनुसार दिन में सुबह, दोपहर, सायं और रात को बिजली के रेट अलग अलग होंगे। हमने ये जो बिजली बिल 2025 जो स्मार्ट मीटर योजना जो सरकार लेके आई है और इसके साथ ही सीड बिल 2025, इनके विरोध में हमने गांव तेजली, चमरौड़ी, मंडेबर, कुंजल, बैंडी, इसके अलावा और भी कई गांव में ये प्रतियां जलाई गई हैं। ये प्रतियां इस बात को लेकर जलाई गई क्योंकि बिजली और ये जो बीज है ये हमारे देश की रीढ़ है। यदि ये बिजली और ये जो बीज और बिजली यही कॉरपोरेट के हाथ में चला गया तो ये हमारी रीढ़ उनके हाथ में चल जाएगी और ये किस देश बर्बाद होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।